हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, सीटेट पेपर में आपका सभी का एक सब्जेक्ट होता है हिंदी। और हिंदी में 15 नंबर के आपके पेडागोजी होते हैं और 15 नंबर का आप सभी का जो होता है गद्यांश और पद्यांश होते हैं। तो मैंने पेडागोजी के कुछ प्रश्न आप सभी को करा दिए हैं सेट्स वाइड। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, इस पर मैं जो है 10 ईयर्स की जो गद्यांश बने हैं उसको एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊँगी। तो फ्रेंड्स आप सभी से बता दें, ये पहली जो है हमारी स्टार्ट होने वाली है। पहली आपकी गद्यांश यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, कुछ पॉइंट्स हमें गद्यांश सॉल्व करने से पहले याद होनी चाहिए, जैसे हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे गद्यांश का, तो ये मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ तो इसलिए मैं इसे पढ़ लूँगी। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम टाइम में जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते गद्यांश वाले, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सभी को नीचे वाले क्वेश्चंस पढ़ने होंगे कि आखिरकार वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप सभी को जो है यहाँ से पूरे पैरा में से उस चीज़ को पूछना है और उसके आंसर्स को निकालना है। क्योंकि क्या होता है, उस समय टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसलिए पहले पूरे पैरा को मत पढ़िए। आप जो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उस पैरा को उससे, और सबसे ज़्यादा आसान तब हो जाता है जब इसमें ईयर्स वगैरह सन वगैरह दिया रहता है, तो वो बहुत ही जल्दी आराम से खोज लेते हैं। और फ्रेंड्स ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें अगर अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो 15 नंबर आपके जो गद्य और पद्य की बनते हैं दोनों, वहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल सकता है। तो इसलिए इसे मिस मत करिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा। यहाँ पर जैसे ही आपने पैरा पढ़ा, आपको ऐसा लग गया कि यह जो है पद्यांश जो है वह गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है। काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है और एक वगैरह शब्द की उत्पत्ति भी बार बार हो रही है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध हो क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये जो है पॉइंट्स पूरा आप सभी ने समझा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे गांधी जी, मनु वगैरह ऐसे शब्द की डायरी, इसे शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर प्रश्न अब पढ़ते हैं कि प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ कि मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है। उसके साथ अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। जो है क्या पूछा, गलती का एहसास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है ये दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वगैरह शब्द। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे। कि गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ऑप्शन वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों का जो का त्यों लिखा जाए। ऑप्शन नंबर सी, यानी वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, गांधी जी ये मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, या दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर का दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। ठीक है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरा में दिया भी गया है कि
यहाँ पे देख सकते हैं सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, यानी दोनों में सच्चाई होनी चाहिए। ये सच्चाई और ईमानदारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप कभी डायरी लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, स्वयं का विश्लेषण करते हैं और स्व मूल्यांकन भी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पैरा में, अगर आप पैरा में नहीं भी देखते फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे लिखा गया है कि हमें शुद्ध व सच्ची रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, यानी कि जो प्रत्येक दिन हमारी घटनाएं घटित होती है हमारे साथ, उसको निष्पक्ष भाव से लिखना, यानी अपनी स्वयं की विश्लेषण करना और स्व मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था हम लोगों ने देखा, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, स्व मूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो वो प्रतिदिन डायरी जब पढ़ते थे तो डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार को किस दिशा में ले जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इसलिए ठीक है मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। लिखा है यहाँ पे कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा उसकी टिप्पणी लिखी जाए। यहाँ पे उनकी ये बात कही जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ताकि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है वह इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स समास से प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? और ये जो है आप बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं। दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास। ठीक है, पूर्व प्रधान अव्ययी भाव, इसका जो है प्रति शब्द जिसमें अव्यय होता है, जो कि प्रति जो है एक तरीके से उपसर्ग है, तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो अव्ययी भाव होता है उसमें पूर्व प्रधान होता है और साथ ही जहाँ पर भी उपसर्ग दिख जाए वह ज़्यादातर आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। यहाँ पे अब देखना होगा कि पढ़ा हुआ का अर्थ क्या है। पढ़ा हुआ कितना पच गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिसने जो पढ़ा वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई है वो लिखी जाए, मन ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, या पढ़ा हुआ कितना आत्मसात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य का काज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार में अगर एक शब्द जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा? वैचारिक। क्या बनता है? वैचारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जब नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका जो है एक सेट्स का एक पैरा मैंने करा दिया। आप सभी को पता है जब यहाँ पे पद्य जुड़ जाता है, पद्य का भी आता है, वो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में होंगी, तो वहाँ पे आप सभी को गद्य और पद्य दोनों मिलाकर जो है आप सभी के बनते हैं 15 नंबर के प्रश्न, यानी 15 नंबर की ये बन जाते हैं और 15 नंबर के आपके बन जाते हैं पेडागोजी। तो अब हम जो है सेकंड सेट्स के जो है यहाँ पे गद्यांश को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गद्यांश को हम जो है चूँकि आपको बता रहे हैं तो इसलिए मैं इसको पढ़ ले रही हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व करते समय उसको सिर्फ क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा। पढ़ते हैं फ्रेंड्स। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ के बच्चों को दुकानदारी करते हैं पर कुछ स्कूल नहीं जाते,
ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तो या इतना पढ़ने पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके के बच्चों की बात की गई है। एक बच्चा जो दुकानदारी संभालता है और एक बच्चा जो स्कूल जाता है। तीसरा समूह भी बताया गया है उन बच्चों का जो स्कूल जाते तो हैं पर दुकान का कोई मदद नहीं करते। उनकी गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों की तरह के सवालों में उन स्कूलों बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं, मौखिक गणना और मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया। यहाँ पे दिया है बनिस्पत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों की ऐसी गलतियाँ भी की, जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। यहाँ पे कहा जाए कि एक दुकानदारी वाले जो बच्चे होते हैं, वह किसी भी तरीके का हिसाब करने में गड़बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके काम पर प्रभाव पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियाँ कर देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों को जोड़ना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय या क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसको फास्ट पढ़ा है, आप और भी फास्ट करके देख लीजिएगा अगर आप सभी को लगे कि स्लो है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को ये समझना है कि अगर इस तरीके से प्रश्न बने तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस की इसकी बात करते हैं, जो सेकंड पैरा मैंने स्टार्ट किया है। उसका पहला क्वेश्चन है कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो आधारित अध्ययन जो है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि सारा विषय जो हमने गणित की बात की है, तो वह जो है गणित से संबंधित है। ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो मौखिक गणना का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो दुकानदारी वाले बच्चे थे, उन्होंने मौखिक गणना का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम कर आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बाहरी भी सीख सकते हैं। बट जिनका जो पेशा होता है, जो कार्य होता है, उसमें वो संलग्न होते हैं, तो वो उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि जो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली जो दक्षताएं होती है, वो स्वतः ही हासिल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है उनके साथ, वे कभी भी गलती नहीं करते। ऐसा नहीं, गलती करते हैं, बट हाँ, जब उनकी जो जीवनचर्या से जुड़ी होती है, इसलिए वो गलती नहीं करती। यानी गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इसलिए वो गलती नहीं करते। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, या खराब होता है, या फिर अच्छा होता है। तो हमेशा जो है खराब अच्छा होता रहता है। दोनों के जो है प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसको संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग ऑप्शन देकर के आप ऑप्शन को लगा भी सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे, उसमें मैंने देखा कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश होता है, अगर बच्चे के जो दुकानदारी वाले जो कि गणित विषय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को जो है बनाने में मदद भी करता है, उसे संकुचित भी करता है और सीमित भी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यय का उदाहरण है। एक प्रत्यय का कौन सा इसमें से उदाहरण है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी बताइए कि इसका क्या होगा। तो सांस्कृतिक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमको लगता है एक प्रत्यय जो कि गद्यांश में बनते हैं, उससे प्रश्न एक बनते ही बनते हैं प्रत्यय वाले से। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनगणित का अर्थ है। मनगणित का क्या अर्थ है। कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित, या फिर मन पसंद गणित, या मन ही मन हिसाब लगाना। यहाँ पे उससे भी प्रश्न बना है। तो मन ही मन हिसाब लगाना, जो दुकानदारी वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी मैथ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो जो होते हैं मन ही मन जो है हिसाब कर लेते हैं। किसकी अपेक्षा, स्कूल जाने वाले बच्चों की अपेक्षा, जिनकी दुकान होते हैं वो जल्दी ही हिसाब कर लेते हैं, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड वाला पैरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पैरा की। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी का थर्ड पैरा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है, जहाँ हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो यहाँ पे तिलोनिया नामक स्थान की बात की जा रही है, जो स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी
वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुसज्जित तथा उससे 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, ठीक है, SWRC। लेखक के मन में संदेश था कि पिछले गांव वाले अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन वहाँ के सज्जन ने उन्हें बताया कि पारंपरिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता ही विकास का आधार। यहाँ पे बताया गया है कि जो पिछड़ी हुई गांव वाले लोग हैं, उसमें लेखक जो बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि जो गांव वाले लोग होते हैं वो अपनी समस्याएं खुद सुलझाते थे, लेकिन वहाँ के जो सज्जन लोग होते हैं पारंपरिक ज्ञान आत्मनिर्भरता पर विकास का आधार मानते हैं। यह केंद्र गांधी जी के सिद्धांतों सादगी, कर्मठता, सहभागिता पर काम करता है। यहाँ के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों खुद पूरी करते हैं और ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा हमने पैरा पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि लेखक के मन में संशय यानी शंका थी। लेखक के मन में कौन सी शंका थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लेखक के मन में क्या शंका थी कि पिछले जो गांव के लोग होते हैं अपनी समस्या खुद नहीं सुलझा सकते, यह उनकी संशय थी। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक के मन में थी कि वो अपनी समस्याएं सुलझा नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक का जो मानना था ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उनकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में इतनी ज़्यादा आधुनिकीकरण बढ़ चुकी है कि अगर उससे कट के आप सोचते हैं कि कुछ आविष्कार किया जाए तो ये नहीं हो सकता। यानी कि आधुनिकीकरण से ही आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, यानी कुछ करना होगा तो उसके लिए आपको आधुनिकीकरण को स्वीकार करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इसमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, या ग्राम प्रधान की? नेक्स्ट ऑप्शन जो है वह संस्थापक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, क्योंकि यहाँ पर जो पैरा हमने पढ़ा उसमें आप सभी को बताया कि उस गांव के बारे में हमने बात की है। तो ग्राम प्रधान की पर्सनली तो बात नहीं हुई, तो इसलिए सी तो आपका कट जाएगा। सिर्फ दलित महिला के नहीं, केवल शब्द दे दिया है, यहाँ पे उस गांव में रहने वाली सभी लोगों की बात की गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आत्म उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है? आत्मसम्मान, आत्मी, परमात्मा, आत्मनिर्भर। फ्रेंड्स आप सभी बता दें इसमें जो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वाक्यांश एक शब्द हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार आप सभी के व्याकरण से भी प्रश्न बनते हैं, तो वो भी आप सभी को ध्यान में रखना होगा। परमात्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन में, वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब आप पैरा पढ़ेंगे ना, आप रोक करके उस पैरा को पीछे करके जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार, अभी चूँकि लंबा क्लास चलेगा तो बार बार ऊपर नीचे करूँगी तो आप सभी को क्लास लेने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पैरा एक बार पीछे कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। यहाँ पे शताब्दी समास का उदाहरण है। तो शताब्दी में ये चीज़ें मुझे तो गद्यांश में देखने, क्योंकि ये व्याकरण के प्रश्न है। तो शताब्दी में जो होता है वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की मान्यता नहीं देते हैं कर्मठता, अकर्मण्यता, मद्यपान और आत्मनिर्भरता। तो इस क्वेश्चन को आप सभी जान सकते हैं। अकर्मण्यता, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? स्वावलंबन, अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासित, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप सभी का स्टार्ट हो जा रहा है नेक्स्ट पैरा। ठीक है, पैरा मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि बार बार मैं पैरा को नहीं ऊपर कर रही ताकि आप सभी को क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। तो जब आपको क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो आप थोड़ा सा रुकिएगा, वहाँ पे पुश करिएगा, उसके बाद बैक हो जाइएगा, जो है उसके बाद पीछे करिएगा थोड़ा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, पूरा देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम पैरा की बात करें, क्वेश्चन नंबर पैरा नंबर 4 हम बात करने वाले हैं। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों तथा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों के की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता तथा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि बच्चे और
अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? पति पत्नी होने का अर्थ क्या है? यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं और घर बसाने की सालन न आज तक कभी खुली है और न ही कभी खुलती खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो इस पूरे जो है पैरा में यह बताया गया, समाज के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि समाज में जो शादियाँ ब्याह होती हैं तो उसमें एक जो है कम जो है कम एक तरीके एज की बात कर रहे हैं, उसमें जो है उनकी शादियाँ करवा दी जाती है, अभिभावक उनकी करा देते हैं, लेकिन उन जो एक अच्छे माता पिता के क्या गुण होते हैं जब वो उनको ये तक भी नहीं पता होता एक तरीके से, तो वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से। और जब तक रिश्ते मजबूत नहीं होंगे पति पत्नी में, जो है रिश्ते जो है यहाँ पे बताया गया घर बसाने की सालन आज तक कभी खोली गई और नहीं खुलती दिखती पड़ती है। ठीक है। भी शब्द क्या है? एक क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या फिर निपात है। तो ये सब आप सभी बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, इसमें जो है हमें पैरा को देखने की आवश्यकता नहीं है। भी शब्द जो होता है एक निपात है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि सुक्ति वास्तविकता या फिर सद्वचन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हर घर की यही वास्तविकता है कि, ठीक है, जब हम लोगों ने पैरा में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? तो जब हमने पैरा पढ़ा तो उसमें यही देखा कि बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता बनने का अर्थ न जानना। तो सही बात है, यहाँ पे दिया गया है कि जो दाम्पत्य का अर्थ न जानना, दाम्पत्य यानी पति पत्नी का जो है जीवन किस तरीके से चलता है उनके बारे में अगर नहीं पता है तो घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? बच्चे को स्कूल भेजने का। यहाँ पे यही बताया गया है कि बच्चे को जो है स्कूल, ऑप्शन पहला तो कहा न भेजने का, दूसरा ऑप्शन है कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे की दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। तो ऑप्शन नंबर डी सही बैठता है कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बैठा के आने का जो एक परंपरा, एक आग्रह चल चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन किस तरीके से बिताना चाहिए, एक अच्छे माता पिता आप किस तरीके से बन सकते हैं, इसका भी जो है एक शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो अच्छे माता पिता बनने का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो इसमें जो है माता पिता के एक अच्छे जिससे कि बेहतर जो है समाज का निर्माण हो सके, इसलिए जो है इसके बारे में जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? तो समाज और सत्ता जो है वो किसके प्रति सजग नहीं है? तो जो है वो घर बसाने की शिक्षा जो है शाला खोलनी चाहिए, उसमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जो कम जानकार होते हैं या कम जानते हैं उनके बारे में अगर ये रहेगा तो वो आसानी से दाम्पत्य जीवन बिताने की सोच सकते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? तो सच है कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आपके जो है मैंने 4 जो है आप सभी को गद्यांश करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे, गद्यांश नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पैरा नंबर 5 है, पैरा को पढ़ लेते हैं। शिक्षा की बैंक अवधारणा। बैंकिंग अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वे नितांत अज्ञानी माने जाते हैं। शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं माना जाता है। शिक्षक अपने छात्रों के लिए स्वयं को एक आवश्यक मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व पर औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित सासों की भांति अलगाव की शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाले समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ ही कि दास में जो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते, वे भी शिक्षक की शिक्षित करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बढ़ते हैं की तरफ। शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो जब पैरा पढ़ा हमने तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा की शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है, तो शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होती है। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा जो होती है वो ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? तो शिक्षक एक ज्ञानवान है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा में ज्ञान की सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, तो यही जो है और नहीं जान पड़ते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम ज्ञानी होना या छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो है उत्पीड़न की विचारधारा की क्या विशेष यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने की क्या अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षक की जो उपस्थिति है वह होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा का ज्ञान का उपहार, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़ित होता है या परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक श्रेष्ठ और ज्ञानहीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो है 5वें नंबर के जो इसके कुछ जो है ग्रामर क्वेश्चन भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ जो मैंने अभी इसके पहले जो करवाया था वहाँ पे हो गया था, तो मैंने देखा कि वो आप कर सकते हैं, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे ग्रामर वाले क्वेश्चंस में नहीं लिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करेंगे जो है लास्ट वाला 6वां नंबर का जो है गद्यांश, तो उसे पढ़ लेते हैं। गुलजार जी क्या लिखते समय पाठक अपने चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में मैं होता हूँ और मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक के सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महसूस करता हूँ कि वह कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कटौती पर रखता हूँ। तो यहाँ पे जो गुलजार जी हैं वो लिखते समय अपने चिंतन के बारे में बताते हैं, अपने चिंतन में होते हुए लिखते हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं। मीडिया से जुड़ी होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइल आर्ट लोगों तक पहुंचती ही चाहिए, संगीत हो, कला हो या लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका हो तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है पैरा हमने पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? फिल्म बनाने वाले स्वयं उनके, मीडिया के या पाठकों के? ठीक है, तो जब गुलजार लिखते हैं तो उनकी जो है वो अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करते हैं, स्वयं का उनका विषय होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है या लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेखक की जो संवेदनाएं होती है आत्मानुभूति केंद्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? मीडिया, कला, लेखन या फिर संप्रेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संप्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? लोगों तक यह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना, वह सुंदर तरीके से कही गई हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों तक यह बात पहुँचे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यह बात पाठक तक पहुंच रही है नहीं। जब भी आप कोई लेख लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखते हैं जिसमें मीडिया के माध्यम से, चूँकि यहाँ पे बात हो रही है मीडिया के माध्यम से, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप अपनी बात को लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, पाठक तक वो पहुँच भी पा रही कि नहीं, वह जो है इनकी कसौटी पर तभी इनकी जो है लेख खरी उतरेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है? तो फ्रेंड्स, क्या कहना है, वो मीडिया की मदद से क्या कहना चाहते हैं, वो उसका उनके लेखन का मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेहन का अर्थ है दिमाग, ख्वाब, ख्याल, सपना या फिर दिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिमाग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने 6 जो है पैरा कंप्लीट करा दिया है, 1 से लेकर के 6 तक मैंने कंप्लीट करा। ये मैं मानती हूँ कि मैंने फास्ट करा है, पर मुझे ये भी पता है कि आप सब जब पढ़ने बैठते हैं ना तो कुछ सोचते हैं मैं फास्ट देखूँ, मुझे सिर्फ आंसर से मतलब, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा आपका समय ना लूँ, बहुत ही कम समय में आप सभी को बता दूँ। चूँकि पूरे 10 हमने कहा है और मैं 10 करूँगी भी, बट इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छी आएगी।
आपके कमेंट आएँगे कि और भी लेके आएँ, तो ऐसे कम से कम और भी अधिक मैं आप सभी को करवा सकती हूँ, जिससे आप सभी को आइडिया मिल सकता है। तो इस वीडियो पे अच्छी खासी रिस्पॉन्स रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी पद्य का। अगर गद्यांश की अच्छी रिस्पॉन्स आई, तो इसके बाद मैं दूसरी भी गद्यांश की वीडियो लेकर आऊँगी। बट ये डिपेंड करता है कि आप सभी जो है पसंद आती है कि नहीं ये वीडियो। ये मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो आप ज़रूर किया करिएगा। साथ ही सीटेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को हम जो है रिप्लाई में ज़रूर बताएँगे कि आप सभी के क्या डाउट्स हैं, उसको क्लियर ज़रूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।